नहीं सकती थी। अगली हम बात करें अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या बात कर रहा है? संयुक्त बैठक की बात कर रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये अनुच्छेद 108 कह रहा है कि राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक कब होती है, किस परिस्थिति में होती है, तो इस बात को सुनिए। संयुक्त बैठक कब होगी? ध्यान रखना, किसी भी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, यानी लोकसभा उस विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में क्या माना जाता है? मतभेद माना जाता है। इस मतभेद को दूर करने के लिए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 में ये बात लिखी गई कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वापस इधर लिख रहा हूं इसलिए राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने पर, दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैंने कहा, अभी जो कह रहा हूँ सुनिए, फिर मैं कह रहा हूँ आप सुनोगे नहीं, लिखते रहोगे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आपका ध्यान नहीं आएगा। तो पहले जो चीज लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, जो शब्द निकल रहे हैं उसको सुनिए। क्या शब्द निकल रहे हैं? कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं संसद में? 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। अभी बात करेंगे अनुच्छेद 111 में आगे आएगी कि साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। लेकिन साधारण विधेयक को लेकर के अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, मतभेद किस स्थिति में होगा? जैसे लोकसभा ने कोई कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की, लोकसभा में 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित हो गया, फिर कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे या संशोधन है तो लोकसभा को नहीं करे, 6 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, वैसे का वैसा वो पड़ा रहे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या मानता है कि इस विधेयक को लेकर के दोनों के बीच में क्या है? विवाद है, मतभेद है। इस मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है और जगह और समय राष्ट्रपति तय करता है, इस जगह आना, इस स्थान पर आना। दोनों सदन यानी राज्यसभा के सदस्य भी आते हैं और लोकसभा के दोनों एक साथ बैठते हैं, उसे अपन कहते हैं संयुक्त बैठक। और ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये कि संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम किसका है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 में ये बात लिखी गई है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया कि अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति स्वयं करता है, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखो कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा सदन की, लोकसभा सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। लेकिन अब दोनों की एक साथ बुलाई जा रही है, यानी राज्यसभा वालों को भी बुलाया जा रहा है, लोकसभा वालों को भी बुलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों की एक साथ अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? ज्यादातर लोग राष्ट्रपति लेके आते हैं, जबकि राष्ट्रपति बुलाने का काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षता करने का काम नहीं करता है। और अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अभी तक ऐसा क्या हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाने की नौबत आई है? बिल्कुल, भारत में अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था, विवाद उत्पन्न हो गया था। उस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रपति ने 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई। कितनी बार बुलाई? 3 बार संयुक्त बैठक अभी तक बुलाई गई है। किस विधेयकों को लेकर बुलाई गई है? तो पहला विधेयक था जिसका नाम था दहेज। डाक में तो क्या हुआ था? वीटो का प्रयोग किया। दहेज निरोधक विधेयक, ये 1961 में लाया गया था और 1961 में इसके ऊपर संयुक्त बैठक हुई थी। दूसरा बैंकिंग सेवा विधेयक, ये 1978 में इसके ऊपर संयुक्त बैठक हुई थी, दोनों सदन साथ में आए। 3 विधेयक पारित हुए संयुक्त बैठक में, ध्यान रखना। तीसरी बात आतंकवाद निरोधक विधेयक। कई स्थानों पर आतंकवाद निरोधक विधेयक नहीं लेकर के POTA शब्द लिखा हुआ आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके ऊपर संयुक्त बैठक हुई थी 2002 के अंदर। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और कौन कौन से विधेयकों पर बुलाई गई है? तो दहेज निरोधक विधेयक, दहेज विधेयक यानी दहेज के ऊपर रोक लगाने हेतु दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। फिर राष्ट्रपति ने क्या किया? उस समय संयुक्त बैठक बुलाई और संयुक्त बैठक के माध्यम से इस विधेयक को आगे प्रक्रिया हेतु ले जाए। फिर दूसरा है बैंकिंग सेवा विधेयक। बैंकिंग को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया था, राज्यसभा और लोकसभा में, और 1978 में इसके ऊपर संयुक्त बैठक होती है। फिर आतंकवाद निरोधक विधेयक, जिसे पोटा कहते हैं, POT इंग्लिश में शॉर्ट नाम है इसका, पोटा। तो 2002 में इसके ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या अब तक भारत में संयुक्त बैठक बुलाई गई है? बिल्कुल बुलाई गई। प्रश्न कैसे आएगा कि संयुक्त बैठक भारत में अभी तक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार बुलाई जा चुकी है। संयुक्त बैठक में अब तक भारत में कितने विधेयक पारित हो चुके हैं? तो 3 विधेयक पारित हो चुके हैं। 3 बार बुलाई गई तो इसका मतलब 3 विधेयक पारित हुए। तो 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। किस किस विधेयक को लेकर बुलाई गई? ऑप्शन आ जाएंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई है? वहां ऑप्शन आ जाएंगे। आरक्षण विधेयक ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया उस विधेयक को लेकर बुलाई गई, या फिर आतंकवाद निरोधक विधेयक को लेकर बुलाई गई, या उपयुक्त सभी में। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। दहेज को लेकर बुलाई गई, बैंकिंग को लेकर, एक आतंकवाद, ये सब याद कर लेना। कौन सा? दहेज, बैंकिंग, आतंकवाद। पीछे वाले याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। दहेज, बैंकिंग और आतंकवाद तीनों को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। एक तो दहेज निरोधक विधेयक को लेकर के, ये 1961 में बुलाई गई थी। एक बैंकिंग सेवा विधेयक को लेकर के 1978 में बुलाई गई थी। एक आतंकवाद निरोधक विधेयक कोटा को लेकर 2002 में बुलाई गई। अब अगला प्रश्न आएगा कि संयुक्त बैठक किस प्रकार के विधेयकों पर बुलाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर 3 धन विधेयक, और ऑप्शन नंबर 4 राज्यों की सीमा को लेकर विधेयक। संयुक्त बैठक किस प्रकार के विधेयकों पर बुलाई जाती है? एक तो साधारण विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा धन विधेयक, चौथा राज्यों की सीमा परिवर्तन विधेयक। साधारण विधेयक पर बुलाई जाती, ध्यान रखना। बाकी किसी भी प्रकार के विवादों पर या विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब अगली बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि इन तीनों प्रकार की बैठकों के अंदर भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? जो 1961 की संयुक्त बैठक में भी शामिल रहा था, 1978 की बैठक में भी शामिल रहा था, और 2002 की बैठक में भी शामिल रहा था। उस व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो इन तीनों संयुक्त बैठक में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत के ऐसे कौन से सांसद थे जो इन तीनों ही संयुक्त बैठक में शामिल हुए थे? तो नाम आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री भी थे। ध्यान रखना आपको, 2002 के समय जब बैठक बुलेगी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे। इससे पहले 1961 में भी ये शामिल हुए थे संसद के सदस्य के रूप में। 1978 में भी ये शामिल हुए थे, जब उस समय मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी, तो संसद के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। और 2002 में खुद प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये शामिल हुए थे। अब यहां मैं लिख लेता हूं, तीनों संयुक्त बैठकों में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति एक ही था, ध्यान रखना, बाकी कोई तीनों में शामिल नहीं हुआ। तीनों संयुक्त बैठकों में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये थी हमारी संयुक्त बैठक को लेकर के मुख्य बातें। अब आप इसको लिख सकते हो। तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है? अब देखिए, विधेयक कहाँ चलते हैं? संसद में चलते हैं। संसद के कौन से सदनों में चलते हैं? दोनों में चलते हैं। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, ध्यान रखना। एक विधेयक होता है साधारण विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन, और एक होता है धन विधेयक। अब ये तीनों के तीनों क्या है?
ये संसद में लाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से जैसे ही पारित होते हैं फिर राष्ट्रपति के पास आते हैं। जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक ये विधेयक कानून का रूप नहीं लेते। तो राष्ट्रपति को इन विधेयकों के संबंध में क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, इस चीज को हम समझेंगे कि सबसे पहले हम बात करें साधारण विधेयक। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक नाम। तीसरा है इस सारणी के माध्यम से आप समझ सकते हो कि किन विधेयकों को राष्ट्रपति को स्वीकृत करना पड़ता है, किन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है और कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा पुनः लौटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक के ऊपर दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर करके उसे स्वीकृत कर सकता है। दूसरी बात, उसे अस्वीकृत कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसे अस्वीकृत कर पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। तीसरा, संसद को पुनः लौटा सकता है। तीनों शक्तियां हैं। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता है और पुनः लौटा सकता है। ठीक है। संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन विधेयक है, इसे राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता है, पुनः नहीं लौटा सकता। ये राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखिए, साधारण विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति क्या है, अपनी इच्छा है तो हस्ताक्षर करके स्वीकृति देते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे अस्वीकृत करके अपने पास रख सकता है पॉकेट वीटो के तहत। ठीक है। अस्वीकृत करना यानी निलंबनकारी वीटो कहलाता है राष्ट्रपति का। पॉकेट वीटो, अस्वीकृत का मतलब पॉकेट वीटो और पुनः लौटाना यानी निलंबनकारी वीटो, यानी संसद को वापस लौटा सकता है संशोधन करने हेतु। राष्ट्रपति कह सकता है कि इस विधेयक में संशोधन की जरूरत है और संशोधन किया जाए। अब संसद की इच्छा है कि उसके ऊपर संशोधन करे या नहीं करे। अगर संसद है दोबारा बिना किसी संशोधन के अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति उसे स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है और पुनः भी लौटा सकता है। धन विधेयक की बात है तो धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर ही लाया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत ये बात कही गई है कि धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा। 110 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही धन विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाता है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृत करेगा लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकता और पुनः लौटा सकता है, जरूर संसद को वापस लौटा सकता है लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक की बात है, इसमें राष्ट्रपति बाध्य है इसे स्वीकृत करना ही पड़ेगा, अस्वीकृत भी नहीं कर सकता है, पुनः भी नहीं लौटा सकता है। ये प्रावधान कब किया गया? ये प्रावधान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 को।
1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देनी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य है किस विधेयक को, आपको सब कैसे कि राष्ट्रपति किस विधेयक को लेकर के बाध्य है हस्ताक्षर करने, उसको अनिवार्य। तो संविधान संशोधन दोनों सदनों से पारित हो गया, इसका मतलब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इससे पहले मूल संविधान में ऐसी भाषा नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी की सरकार 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर लेके आती है और राष्ट्रपति को ये बाध्य करती है कि जब भी संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में बदलाव हेतु कोई विधेयक लाया जाता है, 368 की प्रक्रिया के तहत वो पूरा पारित हो जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति का ये अधिकार होगा कि उसके ऊपर हस्ताक्षर करें, अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन के अंदर। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृत कर सकता है, चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है, चाहे तो पुनः लौटा सकता है। अब ध्यान रखिए, राष्ट्रपति अगर मान लो पुनः लौटाए तो ऐसी स्थिति में एक बार लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार वो विधेयक वापस आ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर, दूसरी बार अगर वो विधेयक वापस आ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अगला धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृत कर सकता है, पुनः लौटा सकता है, लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या अस्वीकृत यानी अपने पास रख सकता है, जिसे अपन कहते हैं पॉकेट वीटो। और भारत में ऐसा हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने डाक विधेयक को 1986 में अपने जेब में रख लिया था, या जेबी अधिकार कह दो या पॉकेट वीटो कह दो। ऐसा एक बार हुआ है। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने 1986 के अंदर जो डाक विधेयक था वो दोनों सदनों से पारित होकर के आ गया था। डाकघर विधेयक संबंधित, डाकघरों से संबंधित कुछ प्रावधान थे, उनको क्या कर दिया था, उन्होंने अपने पास रख लिया था, ना उसे स्वीकृत किया था और ना उसे वापस लौटाया, उसे अपने पास ही रख लिया था, उसे अस्वीकृत कहा था। ठीक है, अपने पास रखना, कोई कार्रवाई नहीं करना। तो ये चीजें थी। अब आप इसको फटाफट लिखिए ताकि अगली और इसकी संबंधित कुछ विशेषताएं मैं आपको लिखवा दूं। टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी फास्ट। अब देखिए साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां। पहली विशेषता, पहली शक्ति, इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है। दूसरी शक्ति, इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति पुनः संशोधन हेतु संसद को वापस लौटा सकता है। संसद को वापस लौटा सकता है, लेकिन संसद द्वारा
दूसरी बार, लेकिन संसद द्वारा दूसरी बार वापस भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने लेकिन संसद द्वारा दूसरी बार वापस भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। तीसरी बात क्या है, राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। पॉकेट वीटो के तहत डाकघर विधेयक 1986 को यानी जेल सिंह राष्ट्रपति के लिए ध्यान रखना। अपने पास रखा है। यानी जेल सिंह ने अपने पास रखा था, तो इस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। इसको राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। एक होता है निलंबनकारी वीटो और एक होता है पॉकेट वीटो। निलंबनकारी यानी राष्ट्रपति पुनः लौटा दे तो वो निलंबनकारी, लेकिन जिसे अपने पास ही रख दे, स्वीकृत भी नहीं करे, अस्वीकृत भी नहीं करे, अस्वीकृत कर दे या वापस लौटा दे, वापस नहीं लौटाए और स्वीकृत भी नहीं करे। अस्वीकृत का मतलब अपने पास रखना। तो ऐसी स्थिति में उसको अपन क्या कहेंगे, पॉकेट वीटो कहेंगे। और पॉकेट वीटो के तहत 1986 में डाकघर विधेयक को यानी जेल सिंह ने अपने पास रख लिया। फर्स्ट लिखो जल्दी, समझा देगी कल। चलो अगली बात है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर चर्चा हेतु अध्यादेश जारी करके सत्र
बुलाया जा सकता है। सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र की अवधि 42 दिन या 6 सप्ताह होगी। इस सत्र की अवधि समय है वो कितना होगा? 42 दिन या 6 सप्ताह होगा। इस प्रकार के सत्र को सदनों के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा समय से पूर्व भी स्थगित किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 201, लास्ट अनुच्छेद है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा कार्य।